चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज कल जो कराया था, जैसा कि नाम बता रहा है थर्मल। थर्मल मतलब हम मटेरियल को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमने? वो वाली प्रॉपर्टीज हम देखना चाहते हैं, मटेरियल कैसे बिहेव करता है जब हम उसको हीट करते हैं। किसी भी चीज को अगर आप हीट करते हैं तो वो कैसे बिहेव करती है, वो इस चैप्टर में सीखेंगे। और प्रॉपर्टीज को नंबर करके पढ़ने वाले हैं हम। पहली प्रॉपर्टी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, दैट वाज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, गरम करने पर पहली चीज जो होती है दैट इज एक्सपेंशन। आपके पास कोई चीज है, अगर आप उसको गर्म करते हो, गर्म करने पे वो एक्सपैंड करेगी। तो थर्मल एक्सपेंशन तीन टाइप का था, लास्ट टाइम आपको कराया था मैंने। लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। और रियल लाइफ में इसके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस भी आपको बताए गए। ठीक है ना? अभी उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपके पास लिखा हुआ है, वहां से आप लोग रिवाइज कर लेना। कुछ डाउट होगा तो उसको पूछ लेना। अब हम सेकेंड थर्मल प्रॉपर्टी आज स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे अगर टाइम बचा तो थर्ड प्रॉपर्टी भी आज करें। तो आज का टारगेट मेरा क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट, और थर्ड प्रॉपर्टी जो अगर टाइम परमिट करेगा, तुम लोग शांति से सुनोगे तो टाइम मिल जाएगा, थर्ड प्रॉपर्टी है लेटेंट हीट। तो आज का ये टारगेट है, ठीक है ना? चलिए कॉपी खोल लीजिए, राइट डाउन हेडिंग। आज का हमारा हेडिंग है सेकंड प्रॉपर्टी। दूसरी, पहली वाली तो एक्सपेंशन थी, वो तो करा दिया था, तो दैट वाज ऑलरेडी डन लास्ट क्लास में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालो सब बच्चे प्लीज, हेडिंग डालो आज का स्पेसिफिक हीट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आगे भी और ट्वेल्थ में भी बहुत बार आप ये टर्म सुनोगे, तो ध्यान देना। ठीक है ना? आज का हेडिंग हमारा स्पेसिफिक हीट। क्या होता है जरा समझते हैं। देखिए, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सपोज आपके पास किचन में गैस स्टोव है, बर्नर है। बर्नर पे आपने क्या किया, एक पैन रखा और एक पैन इसमें रखा। अब दोनों पैन्स में हम अलग अलग मटेरियल डालते हैं। मान लो इसमें आपने पानी डाला, H2O मीन्स पानी, ठीक है ना? आपने इसमें 1 kg वाटर डाला, और दूसरे कंटेनर में आपने ऑयल, उतना ही ऑयल डाला। यू हैव 1 kg ऑयल। बेटा ध्यान से सुनो, ठीक है ना? ध्यान दो क्लास। तो हमारे पास दोनों कंटेनर्स हैं, एक में पानी डाला है, एक में ऑयल डाला है, ठीक है? और अभी दोनों रूम टेम्परेचर, मान लीजिए दोनों का टेम्परेचर अभी फॉर एग्जाम्पल 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? दोनों अभी ना गर्म है ना ठंडे हैं, दे आर एट द सेम टेम्परेचर। अब बर्नर ऑन कर, सेम टाइप का बर्नर है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बड़ा है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल बर्नर्स। अब बर्नर से इनको हीट मिल रही है, हीट पानी को भी मिल रही है, और उतनी ही हीट ऑयल को भी मिल रही है। मान लो 10 मिनट तक मैंने हीट होने दिया। 10 मिनट बाद विच विल बी हॉटर, कौन सा ज्यादा गर्म हो जाएगा? 10 मिनट तक अगर आप गैस चलने देते हो, दोनों को बराबर फ्लेम पे चलने देते हो, तो क्या लगता है आपको कि 10 मिनट बाद कौन सा ज्यादा गर्म होगा? जरा चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, वाटर, ऑयल, या दोनों विल बी एट सेम टेम्परेचर। 10 मिनट बाद अगर मैं थर्मोमीटर डालूं दोनों में, और थर्मोमीटर डाल के टेम्परेचर मेजर करूं, जरा बताओ विच विल बी हॉटर, कौन सा गर्म होगा? अपने कुछ डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से या जनरल आपको जो नॉलेज है उससे बताइए, कौन सा ज्यादा, या दोनों बराबर? क्योंकि हीट दोनों को बराबर दी है, ये भी सोच लेना, हीट मैंने दोनों को बराबर दी है।
ये छोटी गैस, ये बड़ी गैस नहीं है, दोनों बराबर गैस पे रखे थे, दोनों में 1 किलो था, दोनों 1 किलो था, दोनों इनिशियली 27 डिग्री पे थे, दोनों को बराबर हीट मिली है। तो बाद में फाइनली क्या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? क्या दोनों सेम अमाउंट से गर्म होंगे, या कौन सा ज्यादा गर्म होगा, कौन सा कम गर्म होगा? सुनो अब ध्यान से। जब आप 10 मिनट बाद देखते हो पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री से बढ़कर सिर्फ 29 डिग्री हुआ है, पर उतने ही वक्त में ऑयल का टेम्परेचर बढ़कर 27 डिग्री से 57 डिग्री हो गया। ये देखो, किचन में अगर आप गैस पे ऑयल और वाटर रखोगे, पानी का टेम्परेचर बहुत कम अमाउंट से बढ़ेगा, उतने ही टाइम में ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्यों ऐसा फर्क क्यों है? पानी इतना सा ही गर्म हुआ, अरे हीट तो मैंने बराबर दी है यार दोनों को, पानी हल्का सा ही गर्म हुआ, ऑयल इतना गर्म हो गया, ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। होता क्या है स्पेसिफिक हीट? लिखते हैं और फिर कैसे यहाँ अप्लाई होता है वो सीखते हैं। ठीक है ना, लिखो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लिखो। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ध्यान दो प्लीज, amount of heat required to increase the temperature of 1 kg substance by 1 degree Celsius। आपको 1 किलो ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री से गर्म करना है, तो आपको उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री से गर्म करने के लिए? स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? 1 किलो ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री से गर्म करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? समझाते हैं चलो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बना रहा हूं। स्पेसिफिक हीट का सिंबल होता है एस, और इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक हीट पानी की होती है 4200, 4200, और इसका यूनिट भी देखो, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सुनकर क्या समझ में आता है? मेरे को 1 किलो पानी को 1 डिग्री से गर्म करने के लिए, अगर मेरे पास 1 किलो पानी है, उसको 1 डिग्री से गर्म करने के लिए कितनी हीट देनी है? 4200 जूल देना है। पानी अगर 1 किलो है, 1 डिग्री से गर्म करना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4200 जूल। अब जरूरी नहीं है ऑयल के लिए यही वैल्यू। स्पेसिफिक हीट ऑयल की फॉर एग्जांपल, असली वैल्यू नहीं तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इट इज 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ऑयल की स्पेसिफिक हीट काफी कम, यानी 1 किलो ऑयल को 1 डिग्री से गर्म करने के लिए सिर्फ कितनी सी हीट चाहिए? 500 जूल चाहिए। वही पानी को अगर 1 डिग्री से गर्म करना है, तो इतनी हीट देनी पड़ेगी। यानी क्या मतलब हुआ, क्या समझ में आया आपको इन दोनों वैल्यूज को देखकर, कि ऑयल को गर्म करने के लिए सिर्फ 500 जूल देना है, सिर्फ 500 जूल दोगे वो 1 डिग्री से गर्म हो जाए। पानी को वहीं पर अगर आपको गर्म करना है 1 डिग्री से, तो पानी को आपको 4200 जूल देना पड़ेगा। यानी पानी को गर्म करने के लिए एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, ऑयल को गर्म करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। किसी मटेरियल को गर्म करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है वो अलग अलग होता है, सबके लिए सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं, किसी बच्चे को अच्छे नंबर लाने के लिए 10 घंटे पढ़ना, तब जाके उसके नंबर आते। कोई दूसरा बच्चा है, उसको उतने ही नंबर लाने के लिए 2 घंटे पढ़ना,
वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कोई बच्चे को अच्छे नंबर लाने के लिए 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, कोई बच्चे को 2 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, किसी को 5 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि सबकी एबिलिटी अलग अलग है। किसी का पिकअप फास्ट है, किसी का स्लो है। ऐसे ही मटेरियल्स में भी अलग अलग बिहेवियर है। पानी को गर्म करना है, हाँ पानी को गर्म करना है, कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4200 जूल देनी पड़ेगी, तब जाके पानी 1 डिग्री से राइज। ऑयल को गर्म करना है, 500 जूल में ही हो जाएगा। तो अब जरा यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमारे पास पानी है और हमारे पास ऑयल की स्पेसिफिक हीट लो है, इट हैज अ लो स्पेसिफिक, यानी पानी को गर्म करने के लिए कम हीट में काम हो जाएगा, पर सॉरी ऑयल को हीट करने के लिए कम हीट में काम, पर पानी हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक। अगर पानी को गर्म करना है तो आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो पानी को गर्म करने में टाइम काफी ज्यादा लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि पानी, अगर आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करते ऑयल और पानी का, थोड़ी देर में ऑयल तो बहुत तेज गर्म हो जाता है, पर पानी उतना जल्दी गर्म नहीं, क्योंकि पानी को हीट ज्यादा देनी। तो ये प्रॉपर्टी जो आज हम सीख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। इसकी वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ऑयल के लिए अलग होगा, मिल्क के लिए अलग होगा, कोई सॉलिड है कॉपर के लिए अलग होगा, और कोई मटेरियल है आयरन उसके लिए अलग होगा। तो क्या मतलब है स्पेसिफिक हीट का? मेरे को अगर मटेरियल को 1 kg मटेरियल को 1 डिग्री से गर्म करना है, तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी? ये बनाओ एग्जांपल, इसी तरीके से बनाओ और लिखो हाई स्पेसिफिक हीट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने अपने वर्ड्स में लिखो। पानी को हीट ज्यादा देनी पड़ेगी और ऑयल को हीट कम देनी पड़ेगी। दोनों को अगर मुझे 27 से 37 या 47 तक लाना है, ऑयल कम हीट में काम हो जाएगा, पानी को हीट ज्यादा देनी। लिखो अपने वर्ड्स, जो मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंट में समझाया उसको लिखो। और स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है जूल पर केजी केल्विन। एसआई यूनिट होता है जूल पर केजी केल्विन, जो कि आप जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। अभी समझाएंगे। कोई कहता है डिग्री सेल्सियस कैसे लिख सकते हैं, वो समझाएंगे। एसआई यूनिट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी केल्विन। ये देखिए जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी, और ये वैल्यू लर्न करें। पानी की स्पेसिफिक हीट एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4186, पर हम लोग आसान बनाने के लिए इसको याद करेंगे 4200, 4200। चलो लिखो, और यहाँ लिखो पानी को गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। यहाँ लिखो ऑयल को गर्म करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी। लिखो कॉलम में, ऑयल को गर्म करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी, पानी को गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देनी, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, यानी गर्म करने के लिए उसको हीट ज्यादा चाहिए। ठीक है ना? लिखिए, एक फॉर्मूला लिखवाते हैं इसका, ये नोट करो जल्दी से प्लीज। ठीक है ना? चलो एक फॉर्मूला लिखवाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमें मटेरियल को कितनी हीट देनी पड़ती है, उसका एक फॉर्मूला है, लिखते हैं Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, Q इक्वल टू MS डेल्टा T। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या है, लेबल करते हैं। Q क्या है? Q इज द हीट सप्लाइड, आप कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं। M है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, S है मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल, और
डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर में एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या है देखिए, टेम्परेचर का एसआई यूनिट तो केल्विन हो। सुनना सब बच्चे प्लीज बेटा, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट तो केल्विन होता है। और हमें पता है फिजिक्स में हमें हर जगह एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। पर यहां हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। आपका टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इट टू केल्विन। अगर आपके फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है, जिस भी फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है, लिखो 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 यहां पे स्टार मार्क करके इसके साथ, जिस भी फॉर्मूले में, लिखो प्लीज, जिस भी फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है वहां पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं। वहां टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं। कुछ कहते हैं पर ऐसे क्यों, हम केल्विन में क्यों ना कन्वर्ट करें, जबकि हमारा लॉजिक तो फिजिक्स में कहता है कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। देखो कन्वर्ट क्यों ना करें। सपोज करिए इनिशियल टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस और आपने गर्म करके फाइनल टेम्परेचर कर दिया 15 डिग्री सेल्सियस। अब जरा मुझे बताओ, मैं डेल्टा टी निकालना चाहता हूं, चेंज इन टेम्परेचर निकालना चाहता हूं। एक बच्चा ऐसे ही कर दे, 15 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा टी तो 5 डिग्री सेल्सियस। क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? मुझे केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था इसको। कोई कहता है करना चाहिए था। जरा देखो, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करता, 273 ऐड करता, है ना, 273 ऐड करता तो कितना केल्विन हो जाता है? 283 केल्विन हो जाता है ना। और इसमें भी 273 ऐड करता तो ये कितना हो जाता? 288 केल्विन हो जाता। और अब मैं डेल्टा टी निकालू, अगर अब मैं डेल्टा टी निकालू, डिफरेंस तो अभी भी उतना ही आता, 5 का ही डिफरेंस आता। देखो 283 और 288 में डिफरेंस तो अभी भी 5 का ही आता। तो क्यों आप मेहनत करो, उसमें 273 ऐड करो, उसमें 273 ऐड करो, फिर डिफरेंस निकालो। अरे डिफरेंस तो उतना ही आएगा जितना पहले है। आप अपने टेम्परेचर्स को जबरदस्ती मेहनत करके दोनों में 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करते हो, डिफरेंस तो अभी भी वही आता है, 5 केल्विन। तो जहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस दोनों का, वहां केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है केल्विन में कन्वर्ट करने की। आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए होंगे, बच्चे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको केल्विन में उसको केल्विन में, 273 दोनों में ऐड करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। अरे डिफरेंस तो अभी भी उतना ही आएगा, मत ही करो ना केल्विन में कन्वर्ट। डेल्टा टी निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस में ही ले डालो। ठीक है ना, इस बात को लिख। ठीक है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला है कि किसी मटेरियल को कितनी हीट देनी पड़ेगी। एम उसका मास है, एस उसकी स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की बात नहीं हो रही भाई। फ़ारेनहाइट में नहीं होगा ये, फ़ारेनहाइट में डिफरेंस आ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर या तो केल्विन में ले लो, पर केल्विन में ना लो तो किस में ले लो, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की तो बात ही नहीं, फ़ारेनहाइट में नहीं ले। फ़ारेनहाइट में ये सेम नहीं होता ना, फ़ारेनहाइट में फिर अलग वैल्यू आ जाए। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी या तो डिग्री सेल्सियस वाले में लो या केल्विन। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन आज का न्यूमेरिकल हमारा,
ठीक है ना? विल सी कौन बच्चे चैट बॉक्स में सबसे पहले और सही रिप्लाई क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक पार्ट, जो बच्चे सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं वो जल्दी करके चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। आई कैन सी ऑल योर आंसर, जो भी आप लोग आंसर रिप्लाई करते हैं वो सब मेरे पास है। तो लिखो, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू हीट 4 kg water from 15 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Given specific heat is 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये गिवन नहीं होगी वैसे, ये आपको याद रखनी है। पानी के लिए आपको वैल्यू याद, 1 किलो पानी को, सुन लो पहले करने से पहले, 1 किलो पानी को 1 डिग्री से गर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए? 4200 जूल चाहिए। और यूनिट भी देखो याद दिलाएगा, 4200 जूल चाहिए 1 kg को 1 डिग्री से गर्म। चलिए आंसर्स नाउ आई स्टार्ट द टाइम। 1 मिनट का टाइम है। फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर। Q इक्वल टू, Q इज द सिंबल फॉर हीट, प्लीज नोट, Q इज द सिंबल फॉर हीट। तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, मास केजी में लेंगे सब कुछ, ध्यान रखिएगा। मास फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ पानी 4200, और डेल्टा टी में अपने को चिंता नहीं है कन्वर्ट करने की, डिग्री सेल्सियस में अपना काम चल जाता है। व्हाट इज द डेल्टा टी? फाइनल माइनस इनिशियल, 45 माइनस 15 यानी 30। ठीक है ना? इसके भी आप लोगों के अलग अलग आंसर, इस कैलकुलेशन के भी अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर हैं। बहुत बढ़िया। तुम लोग मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाते हो यार ठीक से। 3 जीरो अलग निकाल लो, 1 2 3, बाकी अलग अलग करके कर लो। 4 × 3 12 कर दो, चलो पहले, या जैसे मर्जी कर लो, तुम्हें जैसे मर्जी करना है। 4 × 42 × 3, 3 नंबर्स है ना, 4 × 42 × 3, और आगे थम्स इंटू 10 की पावर। जल्दी से, कई सारे बच्चों ने रिप्लाई करा ही नहीं है, बहुत ही कम बच्चों ने रिप्लाई करा। 504 × 10 की पावर 3, 504 × 10 की पावर 3, या आप कह सकते हैं 504 किलो जूल। यू कैन राइट द आंसर इन द यूनिट ऑफ किलो जूल ऑल्सो, नहीं तो किलो जूल मत लिखो तो जूल पे। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास 4 किलो पानी है, उसको 15 डिग्री से 45 डिग्री पे हीट करना है, तो द टोटल हीट रिक्वायर्ड, क्यू टोटल विल बी 504 किलो जूल। ठीक है ना? समझ आई बात? फॉर्मूला लगाया, क्यू इक्वल टू एम एस। 1 kg पानी होता, 1 डिग्री से गर्म करना होता, तो हीट इतनी चाहिए। पर यहाँ 1 kg पानी नहीं है, 4 kg पानी, तो 4 से मल्टीप्लाई। और 1 डिग्री से गर्म नहीं करना है, 30 डिग्री से गर्म करना है, 30 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना? समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, स्पेसिफिक हीट
ये मत रट लेना कि 40 to 100 सबके लिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आप देखोगे टेबल बना हुआ है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी, पानी के लिए कुछ और है, ऑयल के लिए कुछ और है, किसी और मटेरियल के लिए कुछ और है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट हो गया, क्वेश्चन इसमें बाद में करेंगे। और अब नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी, लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड जो है इसका मतलब होता है हिडन। प्लीज अब यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको, ये इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। लेटेंट हीट में हम कॉलम बना देते हैं। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ध्यान दो बच्चे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब समझो क्या है। मतलब सपोज करो, प्लीज ध्यान देना, सपोज करो आपके पास पानी है, वाटर, और ये मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर है, पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, नीचे से इसको हीट कर रहे हो। इस हीट को देने से, हीट प्रोवाइड करने से ये पानी गर्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, 50 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया। थोड़ी देर में बढ़ जाएगा ना, गर्म हो जाएगा, पानी गैस पे रखा हुआ है, और हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ गया, 70 डिग्री हो गया, और हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ गया इसका, 80 डिग्री हो गया। जैसे जैसे आप हीट देते जा रहे हो वो गर्म होता जा रहा है, और हीट दे रहे हैं हम इसको, और हीट देने पे इसका टेम्परेचर 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से और हीट दे रहा हूं मैं, ध्यान देना, और हीट देने से इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री। अब पानी का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री। थर्मोमीटर लगा रखा है मैंने इसमें, मान लो ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में अब रीडिंग आ रही है क्या, 100 डिग्री। पहले 50 डिग्री था, हीट करा 60, 70, 80, 90, और अब पानी का टेम्परेचर हो गया 100। अब क्या बताओ, जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, अब क्या होगा। कोई बच्चा बताना चाहता है अनम्यूट करके, अब क्या होगा। सर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई और बताना चाहता है, अब क्या होगा 100 डिग्री होने के बाद। सर वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। कोई और बच्चा। सर उसका टेम्परेचर आगे बढ़ेगा नहीं। चलिए सुनिए, सुनिए ध्यान से, 100 डिग्री आने के बाद क्या होगा। 100 डिग्री आने के बाद कुछ नहीं, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, हो गया, क्या होगा इस पर, 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वाटर को जब आप 100 डिग्री पे हीट कर देंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा उसका टेम्परेचर, और क्या होगा। अब बच्चा बोलता है 100 डिग्री पे तो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री होने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 100 डिग्री रहेगा बस। कोई कहता है पर हमने तो पढ़ा था 100 डिग्री पे पानी बॉयल हो जाता है। सुनो ध्यान से, 100 डिग्री पे आने के बाद बाद पानी बॉयल नहीं होगा, उसका स्टेट गैस में, वेपर में चेंज नहीं होगा। 100 डिग्री आने के बाद आपको उसको और हीट करना पड़ेगा। वाटर हैज अटेन्ड अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है, 100 डिग्री। पानी 100 डिग्री पे आ चुका है, पर 100 डिग्री पे आने के बाद ये नहीं कि 100 डिग्री पे आते ही वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वो 100 डिग्री पे ही है। 100 डिग्री पे आने के बाद आपको और हीट देनी पड़ेगी, थोड़ी हीट और देनी पड़ेगी इसको। कोई कहता है क्यों, और गर्म करना है क्या, नहीं, और गर्म नहीं करना। 100 डिग्री पे आने के बाद
आपको इसको और हीट देनी पड़ रही है। कोई कहता है क्यों देनी पड़ रही है? ये हीट जो आपको देनी पड़ रही है, ये जो एक्स्ट्रा हीट आपको देनी पड़ रही है 100 पे लाने के बाद, ये हीट उसका स्टेट चेंज करेगी। ये उसका स्टेट चेंज करेगी फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, फ्रॉम लिक्विड टू 100 पे आने के बाद अपने आप नहीं कन्वर्ट होगा, वो पानी 100 पे ही रह जाएगा। 100 डिग्री पे लाने के बाद आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हीट और देनी पड़ेगी और अब वो पानी कन्वर्ट हो जाएगा गैस। नाउ यू विल हैव गैस। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट आपको देनी पड़ी, दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट। और कौन सी वाली लेटेंट हीट है ये? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि 100 डिग्री पे लाने के बाद कितनी और एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी उसको वेपर में कन्वर्ट करने पर। 100 डिग्री पे लाके अगर तुमने बर्नर ऑफ कर दिया तो पानी 100 डिग्री पे रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। 100 डिग्री पे आने के बाद आपको थोड़ी देर तक गैस ऑन रखनी पड़ेगी। ये जो थोड़ी एक्स्ट्रा देर तक आप हीट दे रहे हो, दिस एक्स्ट्रा हीट is called as the latent heat of vaporization. latent heat को hidden, latent word का मतलब होता है hidden। hidden का मतलब एक आदमी सोचता है यार ये हीट दे क्यों रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा दे क्यों रहे हैं, 100 डिग्री पे आ तो गया नहीं, पर 100 डिग्री पे आके जो स्टेट चेंज कराने का काम है, ये जो आपको लिक्विड से गैस स्टेट चेंज कराने का काम है, उसमें भी कुछ हीट लगती है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। पानी को आप 100 डिग्री पे ले आओ, छोड़ दो, वो 100 डिग्री पे पानी ही रह जाएगा। फिर से सुन लो, गर्म करके मैं पानी को 100 डिग्री पे ले आया, थर्मोमीटर में रीडिंग 100 है, बर्नर बंद कर दिया मैंने, पानी पानी रह गया, वो लिक्विड रह गया, 100 डिग्री पे लिक्विड है। अगर थोड़ी देर तक और हीट करूंगा तो वो गैस बनेगी। वो थोड़ी देर तक जो आपने एक्स्ट्रा हीट दी, वो देखने वाले को समझ में नहीं है गई कहां। अरे वो गई कहां, लिक्विड को गैस में चेंज करने में गई। जो गैस बनी, जो स्टीम बनी, उसका टेम्परेचर भी कितना ही है, 100 डिग्री ही है। उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री, ठीक है ना। तो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, कोई कहता है टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, पहले भी 100 था, अब भी 100 है। हाँ, क्या चीज बदली? स्टेट। दिस हीट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ। और जरा बनाओ फिर डिफाइन करते हैं इसको, बनाओ फिगर ऐसे, इसको डिफाइन करते हैं। चलिए लिखिए क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to convert 1 kg substance। ये सब 1 kg के लिए डिफाइन होते हैं, 1 किलो के लिए कितना चाहिए वो बता। टू कन्वर्ट 1 kg substance from liquid to gas at its melting point, at its melting point। मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी ना होगा, मेल्टिंग थोड़ा, ये तो बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट हमें चाहिए टू कन्वर्ट 1 kg सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है। पानी को
लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है। 100 डिग्री पे आके अपने आप नहीं हो जाएगा ये, तुमने 100 डिग्री पे लाके छोड़ दिया तो वो पानी ही रह जाएगा। 100 डिग्री पे लाने के बाद आपको कुछ और हीट रिक्वायर्ड है जो उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगी बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के बाद। वो कितनी हीट एक्स्ट्रा है, दैट इज कॉल्ड एज, इसका सिंबल होता है एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल, असली वैल्यू नहीं है, मैंने कहा एलवी है 5000 जूल पर केजी, इसका यूनिट क्या होता है, पर केजी होता है। 5000 जूल पर केजी, व्हाट डज इट मीन कि 1 किलो ऑब्जेक्ट को 5000 जूल देनी पड़ेगी अगर आप उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो ये नहीं कि बस 100 डिग्री पे लाके छोड़ दो, 100 डिग्री पे लाने के बाद 5000 जूल पर केजी और दो, तब वो स्टीम बनेगा। ठीक है ना। तो ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इसीलिए पूछा था कि 100 डिग्री पे आने के बाद क्या होगा। अब जरा मेरा क्वेश्चन फिर से आपसे वही है, पानी को गर्म करके मैं 100 डिग्री पे ले आया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो 100 डिग्री पे पानी ही रहेगा। आप कह रहे हो बॉयल हो जाएगा, स्टीम बन जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो 100 डिग्री पे ही रहेगा। 100 डिग्री पे लाने के बाद कुछ हीट और देनी पड़ेगी, अब स्टेट चेंज होगा, अब बॉयल होगा, अब वेपराइज होगा, तो वो कुछ हीट जो और आपने दी, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 केजी के लिए होती है। अगर कोई कहते हैं मेरे पास तो पानी 2 केजी था, तो आपको हीट जो देनी पड़ेगी वो 2 इंटू लेटेंट हीट देनी पड़ेगी। अगर आपके पास पानी 5 केजी था तो आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो 5 इंटू लेटेंट हीट। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू M इंटू एल, ये हमारा एलवी क्या चीज है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या चीज है, 1 किलो के लिए कितनी हीट लगती है। पर अगर आपके पास 1 किलो की जगह 10 किलो है तो आप इंटू 10 भी तो करोगे। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट का मास m है तो आप लेटेंट हीट को m से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हमारा, ठीक है ना। और लेटेंट हीट का एलवी का यूनिट जो होता है, इट इज जूल पर केजी। और एक लाइन स्टार मार्क करके लिख लो, इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। लिखो, इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर डज नॉट चेंज in this process the temperature does not change but only the state changes from liquid to gas। अभी सब क्लियर होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, क्वेश्चंस भी करेंगे तो और क्लैरिटी है। तो जब आप लेटेंट हीट सप्लाई करते हो तो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, वो सिर्फ स्टेट चेंज करती। ऐसे ही बच्चे ध्यान दीजिए, एक टॉपिक यहाँ पे लेटेंट हीट दूसरे वाला, थोड़ी देर ध्यान दो बस, होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आगे के। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मैं बात कर रहा हूं बर्फ की, आइस की। मेरे पास एक कंटेनर में आइस है, ठीक है ना, वी हैव आइस। लेट अस से टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंडा है, अभी पिघलेगी नहीं है आइस, -20 पे थोड़ा पिघल जाएगी। सोचो अब जरा, -20 डिग्री पे थोड़ी ना पिघल जाएगी। मैं इसको गर्म कर रहा हूं, गर्म करने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया, फ्रॉम -20 डिग्री इट कम्स टू -10 डिग्री। गर्म हो गई, -20 से गर्म होकर -10 पे आ गई, और हीट दे, और गर्म हो गई, -10 से गर्म हो गया, अब ये 0 डिग्री। चलो 0 डिग्री पे आ गई, अब बताओ क्या होगा।
आइस को मैं गर्म करके ले आया हूं 0 डिग्री पे, जो थर्मोमीटर है नाउ इट रीड्स 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा 0 डिग्री पे आने के बाद? आंसर क्या है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 0 डिग्री पे पड़ी रहेगी आइस, थर्मामीटर में रीडिंग 0 डिग्री रहेगी। कोई कहता है पर 0 डिग्री पे तो मेल्ट हो जाता है। अरे 0 डिग्री पे आने के बाद थोड़ी हीट और देनी पड़ती है। अभी टेम्परेचर तो 0 आ चुका है, पर आपको मेल्टिंग कराने के लिए कुछ हीट और देनी पड़ेगी। तो 0 डिग्री पे आने के बाद थोड़ी हीट आपको और देनी पड़ेगी। ये जो हीट आप दोगे 0 डिग्री पे आने के बाद, दिस हीट इज यूज्ड फॉर स्टेट चेंज। ये जो थोड़ी सी आपने एक्स्ट्रा हीट दी है 0 डिग्री पे लाने के बाद, ये एक्स्ट्रा हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर आप दे देते हो, हाँ, अब आपकी जो आइस है, अब वो मेल्ट हो, एंड नाउ यू गेट वाटर, बट टेम्परेचर इज स्टिल 0 डिग्री। सिर्फ क्या चीज चेंज हुई है? स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू। तो ये मत सोचो कि 0 डिग्री पे आने के बाद आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगी। ये मत सोचो 100 डिग्री पे आने के बाद पानी अपने आप वेपराइज हो जाएगा। 0 डिग्री पे लाने के बाद आपको कुछ हीट और देनी पड़ती है। वो कुछ और हीट जो है, दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या देखते हैं, क्या आप लोग इसको अपने आप डिफाइन कर सकते हो? क्या आप इसको अपने आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन करा था? जरा टाइम दे रहा हूं मैं, इसकी फिगर बनाओ और इसको डिफाइन करो। इट इज द अमाउंट ऑफ, करो चलो डिफाइन करो, बना। फिजिक्स समझने का फायदा हमें तब है जब हम अपने आप डेफिनेशन बना पाए। सारी चीजें रटवानी थोड़ी ना है आपको। अपने आप देखो, थोड़ा सोचो 2 मिनट, अपने आप लोग डेफिनेशन बना पाओ और फॉर्मूला भी बना लोगे। कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है? सर एक्चुअली एक डाउट है। बोलो। सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपने कहा कि जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो कुछ नहीं होगा, बट सर जो आइस होगा वो पार्शियली थोड़ा बहुत तो लाइक कुछ अमाउंट से तो मेल्ट होगा ना। नहीं, यही तो समझा रहे हैं तुम्हें। अगर आप उसको 0 डिग्री पे ले आए, तो वो 0 डिग्री पे आने के बाद 100% आइस ही रहेगी। मेल्टिंग, अगर आपको हल्का सा भी, एक दाना भी मेल्ट कराना है, तो आपको और हीट देनी पड़ेगी। 0 डिग्री पे आने के बाद वो 100% आइस ही रहेगी। उसको थोड़ा सा भी मेल्ट करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। वो थोड़ी सी हीट जो आप और एक्स्ट्रा दोगे, वो स्टेट चेंज करेगी। 0 डिग्री पे आने के बाद 1 ग्राम आइस भी अपने आप मेल्ट नहीं करेगी। ये काम स्टेट चेंज अपने आप नहीं होता। इस काम के लिए एनर्जी लगती है, कोई भी काम फ्री में नहीं होता। तो ये मत सोचो कि 0 डिग्री पे आके थोड़ी सी आइस मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी आइस मेल्ट नहीं होगी। अगर थोड़ी सी भी मेल्ट करानी है तो थोड़ी सी हीट देनी होगी। और तो दैट थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट जो हमें देनी पड़ेगी 0 डिग्री पे लाने के बाद, दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई करा है, और दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। तो इट इज द अमाउंट ऑफ, रीड कर रहा हूं मैं, इस बच्चे ने अभी भेजा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, ये सब 1 kg के लिए डिफाइंड होता है, टू कन्वर्ट 1 kg सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड at its melting point। मेल्टिंग पॉइंट पे लाने के बाद
कितनी थोड़ी हीट आपको और देनी पड़ रही है जो आपको आइस को पानी में कन्वर्ट करेगी, दैट एक्स्ट्रा हीट इज कॉल्ड एज LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये 1 kg के लिए। कोई कहता है अगर मेरे पास 2 किलो आइस होती तो फिर कितनी हीट चाहिए होती? 2 into LF चाहिए। 5 किलो आइस होती तो हीट कितनी चाहिए होती? 5 into LF। M kg आइस होती तो हीट कितनी चाहिए होती? M into। फॉर्मूला क्या है? M into, because LF, latent heat, is the amount of heat required for 1 kg। अब तुम मार्केट में जाते हो एक चॉकलेट खरीदने, वहां पे बोर्ड पे प्राइस लिखा, एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज। ठीक है, एक का है। 10 खरीदनी है तो इंटू 10 कर दो, 20 खरीदनी है तो इंटू 20 कर दो, जितनी खरीदनी है खरीद सकते हो, मना थोड़ा है, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो लेटेंट हीट क्या चीज है? 1 किलो को कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? 2 किलो को कन्वर्ट करना है तो इंटू 2 कर दो, 10 को करना है इंटू 10 कर दो, M को करना है इंटू M कर दो। तो Q इक्वल टू M, Q इक्वल टू M। एक लाइन मार्जिन में लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं मार्जिन में। अभी है हमारे पास 5 मिनट, जल्दी मत भागिएगा प्लीज, क्लास पूरी होने दीजिएगा। तो एक लाइन मार्जिन में लिखो, स्टेट चेंज अपने आप नहीं होता, स्टेट चेंज में भी एनर्जी देनी पड़ती है। लिखिए, स्टेट चेंज अपने आप नहीं होता, स्टेट चेंज के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है। दैट एनर्जी इज द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या चीज है? स्टेट चेंज कराने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। स्टेट चेंज अपने आप नहीं होता, स्टेट चेंज कराने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है ना? तो सॉलिड से लिक्विड, ये वाला है, लिक्विड से गैस। एक प्रोसेस और होता है, वो हमारे सिलेबस में वैसे नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। एक और प्रोसेस होता है, ये दोनों देख लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है ना? एक और होता है प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाती थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या चीज है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो दो लेटेंट हीट है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और कौन सा होगा इसके अलावा? क्या होगा इसके अलावा? एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कोई बताएगा? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस जहां आपका सॉलिड सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट, सॉलिड सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिनको गर्म करने पर होता वो सॉलिड है। अब जैसे आइस है, सुनो, आइस, आइस को मैं गर्म करूंगा तो पहले लिक्विड बनेगा, पानी बनेगा, उसको गर्म करेंगे तो फिर स्टीम बनेगा। पर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, वन एग्जांपल इज ड्राई आइस। ड्राई आइस इज बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बिल्कुल बर्फ की तरह लगती है, व्हाइट कलर का टुकड़ा होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये यूजुअली कहाँ होती है? जो ये आइसक्रीम वाले होते हैं, तो आपने ना सड़क पे आइसक्रीम वाले घूम रहे होते हैं, वो अपने उसमें कंटेनर में आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए दे यूज सॉलिड सिरप। वो जो आइसक्रीम सेलर है, ये जो आइसक्रीम सेलर है, इसमें इसकी जो कार्ट है, ये इसमें अंदर आइसक्रीम को कैसे ठंडा रखे? यहाँ पे सॉलिड CO2 भरी, और ड्राई आइस के, ड्राई आइस जो होगी उसको अगर गर्म करेंगे, वो तो है सॉलिड अभी, उसको गर्म करेंगे तो सीधा स्टीम में कन्वर्ट होगा, लिक्विड बनता ही नहीं, कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इसके बारे में डिटेल में आगे करेंगे, अभी नहीं पढ़ना अभी हमें डिटेल में, पर सिर्फ ये बना लो कि होता क्या है।
Sublimation is a process in which a solid on heating directly converts to a gas. और इस प्रोसेस में भी थोड़ी हीट देनी पड़ती है, ये नहीं कि सॉलिड, ये आपके पास सॉलिड CO2 है बस रखे रखे अपने आप हो जाए, थोड़ी सी हीट दो इसको, थोड़ी सी हीट दोगे ये सॉलिड सीधा गैस में, तो वो थोड़ी सी हीट जो आपने दी सॉलिड से सीधा गैस में लेकर, दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, LS. ये हम डिटेल में नहीं जाना चाहते, इसके हमारे सिलेबस में ये दो है बस। अलग अलग मटेरियल्स के लिए वैल्यू अलग अलग होती है, पानी के लिए आपको याद किसी की भी नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगी। चलो अब आज का हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है, आप लोग लॉग ऑफ करने से पहले मेरे इस न्यूमेरिकल का आंसर रिप्लाई करके फिर जाए। ये क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया यानी आपको क्लास में आने का फायदा कुछ समझ में आपको आता है। तो क्वेश्चन है 5 kg water at 20 डिग्री सेल्सियस और मुझे इसको कन्वर्ट करना है into steam at 120 degree Celsius. I want to convert it into steam at 120 degree Celsius. तो क्वेश्चन है what is the total heat required? What is the total heat required? क्वेश्चन में कुछ गिवन डेटा है, आसान नंबर्स दे रहा हूं मैं, वैल्यू असली नहीं दे रहा पर आसान करके। स्पेसिफिक हीट, क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन उतना सिंपल नहीं है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। असली वैल्यूज होती तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज 200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। LF is 5000 joule per kg and LV is 8000 joule per kg. ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है। चलो अब जरा करके सॉल्व करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। अपने पास 5 किलो पानी है बाल्टी में 20 डिग्री पे, मुझे गर्म करके इस पूरे को स्टीम में बनाना है, 5 किलो स्टीम में कन्वर्ट करना है और आई वांट द फाइनल टेम्परेचर एज 120 डिग्री। तो टोटल कितनी हीट देनी पड़ेगी? पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले लॉग ऑफ नहीं करेगा कोई बच्चा। चलो हिंट देते हैं, थोड़ा सोचा आपने, अच्छी बात, हिंट देते हैं। 5 किलो पानी, सुन लो थोड़ा हिंट तो ले लो ना, नहीं हो पाएगा। 5 किलो पानी सीधा स्टीम में नहीं जाएगा, एक स्टेप में नहीं चला जाएगा। पहले ये 20 डिग्री से जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक डायग्राम से। ये 20 डिग्री से जब आप इसको गर्म करोगे तो पहले ये 100 डिग्री पे जाएगा, दिस विल गो टू, ब्लॉक डायग्राम से हम शो करते हैं, दिस विल गो टू 5 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। फिर 100 डिग्री पे जाके फिर देखो, ध्यान दो, 100 डिग्री पे जाके फिर ये बॉइल होगा। 20 डिग्री से पहले आप इसको गर्म करोगे कहां तक? 100 डिग्री। फिर 100 डिग्री में जाके अपने आप स्टीम नहीं बनेगा। सुन लो बच्चे प्लीज, आप लोग करने में लगे हुए हो, प्लीज सुन लो, कर लेना, उसके बाद पहले हिंट ले लो ना, कर लेना। तो 5 kg वाटर 20 डिग्री से पहले गर्म होके 100 पे आएगा,
100 पे आके अपने आप स्टीम नहीं बनेगी, 100 पे आके कुछ हीट और देनी पड़ेगी। तब क्या होगा, तब ये पूरा पूरा 5 kg स्टीम बन जाएगा। किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री पे। नाउ वी विल गेट 5 किलो स्टीम। अब स्टीम को और हीट करना पड़ेगा, स्टीम को और हीट करना पड़ेगा, so that we get 5 kg steam at 120 डिग्री सेल्सियस। तो 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में कितनी हीट देनी पड़ेगी? Q1। दूसरे स्टेप में कितनी हीट देनी पड़ेगी? Q2। तीसरे स्टेप में कितनी हीट देनी पड़ेगी? Q3। समझो, ब्लॉक डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला अलग अलग होगा। Q1 का क्या फॉर्मूला होगा वो लगाओ, Q2 का क्या फॉर्मूला होगा वो लगाओ, Q3 का क्या फॉर्मूला होगा। या यहाँ Q1 लिखते हैं, यहाँ Q2 यहाँ। चलिए Q1 सुन लो Q1 क्या है? ये स्पेसिफिक हीट है या लेटेंट हीट है? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। Q1 को क्या नाम दोगे? स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट? Q1 को क्या ये लेटेंट हीट है या स्पेसिफिक हीट है? लेटेंट हीट वो होती है जो स्टेट चेंज करती है। यहाँ स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 डिग्री से 100 डिग्री। तो Q1 का क्या फॉर्मूला होगा? MS डेल्टा T। व्हाट इज द मास? 5। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? अभी कौन है ये? वाटर है अभी तो वाटर है। स्पेसिफिक हीट इज 100 और डेल्टा टी कितना है? 20 से 100, 20 से 100 80। तो ये हो गया 40,000 जूल। कैलकुलेशन देखते रहना, कुछ गलत करते तो बता देना प्लीज, ठीक है ना? तो Q1 हीट है, इतनी हीट देने से पानी 20 डिग्री से गर्म होके 100 डिग्री पे आ गया। अब 100 डिग्री पे आने के बाद स्टेट चेंज भी तो करना है। Q2 latent heat. Now Q2 will be the latent. M into LV LF कौन से वाला होगा? LV LF जरा देखते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे रखे हैं, कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे रखे हैं। कोई बच्चा जल्दी से मेरे को अनम्यूट करके बताए, LV यूज होगा LF यूज होगा? सर एलवी। एलवी। हाँ, तो यहां पर हम यूज करेंगे LV, क्योंकि लिक्विड से गैस बनाना है वो वाला LV होता है। M into LV which is 5 into LV 8000। ये आ गया 40,000। अच्छा, पर अब आपके पास जो गैस बनी वो 100 डिग्री पे ही है ना, स्टीम अभी 100 डिग्री पे ही है, और हीट देनी पड़ेगी उसको। 100 से कहां ले जाना है आपको? 120 पे लेके जाना है। तो अब फिर से टेम्परेचर चेंज करना है फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम 100 डिग्री टू 120 डिग्री। अब फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सोचो Q3 के लिए फिर से हमारा स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगेगा। करो, कितना है मास, कितना है? और इस बार स्पेसिफिक हीट हम पानी की नहीं लेंगे ये, क्योंकि हमारे पास अब पानी नहीं बचा, अब हमारे पास स्टीम है। स्टीम को गर्म करा जा रहा है, स्टीम को गर्म करा जा रहा है, स्टीम को 100 डिग्री से 120 डिग्री पे गर्म करा जा रहा है। तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट दी जाए 200, और डेल्टा टी कितना है? 100 से 120 यानी 20। तो कितना हुआ ये? 5 इंटू 20 100, 100 हो गए 20,000। 20,000। तो अब जरा समझो, लास्ट 1 मिनट। पहले 40,000 जूल हीट देंगे जो पानी को 20 डिग्री से, ध्यान दो यहां प्लीज,
पहले 40,000 हीट देंगे जो पानी को 20 डिग्री से गर्म करके 100 डिग्री पे ले आएगी। 100 डिग्री पे लाने पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पानी पानी रहेगा। फिर थोड़ी और हीट देनी पड़ेगी, कितनी? 40,000 और देनी पड़ेगी। अब क्या होगा? स्टेट चेंज होगा और 100 डिग्री ही रहेगा टेम्परेचर, पर स्टीम बन चुकी है। अब थोड़ी हीट और देनी पड़ेगी, कितनी? 20,000, जो स्टीम को 100 से गर्म कर देगी 120 पे। ठीक है ना? तो व्हाट इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड, वो आप निकाल सकते हैं इन तीनों को ऐड करके। वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, उतना आप लोग कर सकते। ठीक है ना? तो आज हमने देखिए दो, आप लोगों ने शांति से सुना पूरा और डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करा, तो हम दो प्रॉपर्टीज आज पढ़ पाए, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट भी दो टाइप की। अब होमवर्क सुन लो, एनसीईआरटी में एक सॉल्ड एग्जांपल है बिल्कुल ऐसा, वो थोड़ा सा और मुश्किल है। वो आइस से शुरू करता है और आइस से स्टीम तक लेके जाता है। ठीक है ना? तो ढूंढना एनसीईआरटी में सॉल्ड एग्जांपल, जब आओगे अगली क्लास में वो मुझे कॉपी में कराना चाहिए। प्लीज नोट डाउन कि आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है ना? और पिछले चैप्टर की वर्कशीट आपको सबमिट करनी है, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स और फ्लूइड्स की ऑब्जेक्टिव वर्कशीट। वो अगली क्लास में अलोंग विद दिस होमवर्क सबमिट करनी है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब अगर किसी को कुछ डाउट्स पूछने हैं तो रुक जाओ, देन यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लॉग ऑफ कर सकते हो। ठीक है ना? अगली क्लास में मिलेंगे।